प्रिय विद्यार्थियों, व्याख्यान माला की श्रृंखला में आज मेरे वक्तव्य का विषय है वैदिक युगीन काव्य प्रवृत्तियाँ कि वैदिक काल में काव्य की कौन कौन सी विशेषताएं थी, कौन कौन सी खूबियाँ थी। यह तो आपको पता है कि वैदिक काल का जो समय था सन 1900 से लेकर के सन 1920 ईस्वी तक, यानी वैदिक युग जो है अल्पकाल में साहित्य में अपना विशेष स्थान बनाने में समर्थ हुआ। 20 वर्षों में वैदिक युग ने अपने हिंदी साहित्य में अलग से पहचान बना ली। सर्वप्रथम हम वैदिक काल की जो प्रवृत्तियां हैं, विशेषताएं हैं, उनके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। सबसे पहली विशेषता है राष्ट्रीयता की भावना कि वैदिक काल के जितने भी कवि हुए हैं उनके अंदर देश प्रेम, अतीत गौरव, स्वदेश के प्रति अभिमान आदि की भावनाएं कूट कूट करके भरी हुई थी। यानी इस काल के कवि जो है अपने देश से अत्यधिक प्रेम करते थे। जो हमारे अतीत के मानवीय मूल्य थे, हमारी संस्कृति थी, उनके ऊपर हमें अभिमान था। इस प्रकार की प्रवृत्ति जो है वैदिक युग में देखने को मिलती है। इस काल की दूसरी विशेषता है इतिवृत्तात्मकता। इतिवृत्तात्मकता प्रबंध रचना की प्रवृत्ति है। प्रबंध रचना की प्रवृत्ति है। खंड काव्य एवं महाकाव्य अधिक लिखे गए। मुक्तक रचना की प्रवृत्ति कम है। प्रिय प्रवास एवं साकेत इस युग के प्रमुख काव्य हैं। कहने का तात्पर्य क्या है कि इस काल के अंदर जो रचनाएं लिखी गई हैं वे प्रबंधात्मक हैं। मुक्तकों की जो प्रवृत्ति है वो देखने में कम आती है। और इस काल के प्रमुख काव्य कृतियाँ हैं वे हैं प्रिय प्रवास और साकेत। इस काल की तीसरी विशेषता है नैतिकता एवं आदर्शवाद। नैतिक जो हमारे मानवीय मूल्य थे, जो हमारे संस्कार थे, उनके आदर्श स्थापित करना इस काल के कवियों का परम ध्येय रहा है। यानी साकेत के माध्यम से यहाँ पर मैथिलीशरण गुप्त ने जो सीता सतवंती नारियाँ हैं उनका जो है अत्यंत आदर्श रूप प्रतिस्थापित करने का प्रयास किया है। इसी तरह से इसमें जो अलग से और रचनाएं हैं उसके अंदर जो श्रृंगार भावना है उसका विरोध किया गया है। जैसे रीतिकाल के अंदर क्या था कि नारी के नक्श का वर्णन किया जाता था, लेकिन वैदिक काल में इनको पूरी रूप से विरोध किया गया, पूर्ण रूप से रोक दिया गया है। इनका स्थान नैतिक मूल्यों पर बल दिया गया। इनके स्थान पर नैतिक मूल्यों को ज़्यादा बल दिया गया है। और हम कह सकते हैं कि वैदिक काल का जो काव्य है आदर्शवाद से अनुप्रमाणित है। यानी वैदिक काल का जो काव्य है आदर्शों का अनुयायी है। इसके बाद नेक्स्ट प्रवृत्ति आती है प्रकृति चित्रण। प्रकृति चित्रण क्योंकि मनुष्य का प्रकृति के साथ अटूट संबंध है। प्रकृति के बगैर मनुष्य का जीवन संभव नहीं है, या हम ये कह सकते हैं कि प्रकृति के बगैर मनुष्य का जीवन निराधार है। श्रीधर पाठक, रामनरेश त्रिपाठी जैसे कवियों ने प्रकृति के रम्य रूप का चित्रण अपनी कविताओं में किया। यानी रामनरेश त्रिपाठी जी और श्रीधर पाठक जी ने प्रकृति के जो सुंदर दृश्य हैं, चाहे नदी है, नाले हैं, पर्वत हैं, झरने हैं, उनके ऊपर अपनी बहुत सुंदर सुंदर कविताओं को लिखा। यानी इस काल में प्रकृति को भी कवियों ने नकारा नहीं है, बल्कि प्रकृति का जो सुंदर, अति सुंदर रूप है उसको अपनी कविताओं के माध्यम से व्यक्त किया है। अब आपको पता है नेक्स्ट समस्या है सामाजिक समस्याओं का चित्रण। सामाजिक समस्याओं का चित्रण। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है।
समाज में रहते हुए उसे भिन्न भिन्न प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। और द्विवेदी काल में जो समस्याएं हमारे समाज में थी वो कौन सी थी? जो भारतेंदु काल में थी वो लगभग ज्यों की त्यों ही बनी हुई थी। छुआछूत, दहेज प्रथा, बाल विवाह, नारी की दयनीय स्थिति को काव्य का विषय बनाया गया। यानी इसके अंदर जो समाज के अंदर क्या छुआछूत, अस्पृश्यता का दोष था। दहेज के लिए कन्याओं को जलाया जाता था, परेशान किया जाता था। बाल विवाह, छोटी उम्र में बच्चियों का विवाह कर दिया जाता था, ये भी समाज के लिए एक समस्या थी। इसके बाद आपको पता है कि अंग्रेज़ लोगों के आने के बाद भारत में नारियों की जो दशा थी वो ज़्यादा अच्छी नहीं थी। इसलिए इन कवियों ने नारियों को अपनी कविता का विषय बनाया, यानी नारियों के ऊपर उन्होंने कविताएं लिखी। अब आपको पता है कि द्विवेदी काल में उर्मिला और साकेत जैसी, यशोधरा जैसी कृतियों की रचना की गई। तो ये इसी बात का प्रमाण है कि द्विवेदी काल के अंदर औरतों के ऊपर विशेष कविताएं लिखने या काव्य लिखने का प्रावधान किया गया। इसके बाद नेक्स्ट विशेषता आती है अनुदित रचनाएं। प्रिय विद्यार्थियों, ये आपको मैं पहले भी भारतेंदु काल में भी बता चुकी हूँ कि अनुदित रचनाएं क्या होती हैं कि किसी अन्य लेखक या कवि की रचना होती है और दूसरा कवि उसको अन्य भाषा में अनुवादित करता है, इसलिए उस रचना को अनुदित रचना के नाम से जाना जाता है। इस काल में मौलिक रचनाओं के साथ साथ अनुदित रचनाओं का भी विशेष महत्व था कि विशेष रचनाएं जो है इसके अंदर अनुदित लिखी गई। विशेषतः संस्कृत, बांग्ला एवं अंग्रेजी की श्रेष्ठ रचनाओं के अनुवाद इन कवियों ने प्रस्तुत की। यानी मुख्य रूप से जो संस्कृत के हमारे नाटक थे या रचना थी, बांग्ला भाषा थी या अंग्रेजी की जितनी भी रचनाएं थी, उनका इन कवियों ने अपनी भाषा यानी हिंदी भाषा के अंदर अनुवाद प्रस्तुत किया। नेक्स्ट आता है काव्य रूपों की विविधता। काव्य रूपों की विविधता। प्यारे विद्यार्थियों, आपने देखा कि रीतिकाल के अंदर नक्षिक वर्णन है, श्रृंगारिकता है, घोर श्रृंगारिकता का वर्णन जो है किया गया। भारतेंदु काल में थोड़ा थोड़ा विषयों को हट करके स्थान दिया गया और यहाँ पर आते आते यानी द्विवेदी काल में आते आते एक और तो महाकाव्य लिखे गए और दूसरी ओर खंड काव्य लिखकर प्रबंध रचना की प्रवृत्ति को स्थान दिया गया। यानी पहले महाकाव्य लिखे जाते थे, लेकिन द्विवेदी काल में आकर के खंड काव्य यानी जीवन के किसी एक भाग पर काव्य रचना करके उसको प्रबंध रचना की प्रवृत्ति का परिचय देने में सफल बनाया गया। प्रगीत मुक्तकों का प्रारंभ भी इस काल में हो गया था। प्रगीत और जो मुक्तक लिखने की परंपरा है उसकी शुरुआत भी इस काल में हो गई थी। नेक्स्ट काव्य की विशेषता है काव्य भाषा के रूप में खड़ी बोली का प्रयोग। काव्य भाषा के रूप में खड़ी बोली का प्रयोग। अब आपको पता है कि भारतेंदु काल में काव्य की भाषा तो नहीं, लेकिन गद्य की भाषा में खड़ी बोली हिंदी का प्रयोग होने लगा। अब द्विवेदी काल भारतेंदु के बाद आता है, इसलिए जो परिपाटी भारतेंदु जी ने शुरू की थी उसमें ब्रिज भाषा का बाहुल्य था, अधिकता थी। अब ब्रिज भाषा के स्थान पर काव्य भाषा जो है इन्होंने खड़ी बोली हिंदी को बनाया। यानी द्विवेदी कालीन कवियों ने ब्रिज भाषा की बजाय खड़ी बोली हिंदी को काव्य भाषा का रूप दिया। नेक्स्ट आता है छंदों की विविधता। नौवां पॉइंट है, नौवां पॉइंट बनता है आपका छंदों की विविधता। आपको पता है कि आचार्य द्वारा रचित रचनाओं में या रीतिकाल के आचार्य जिन रचनाओं को रचते थे वो छंदों के बंधन से बंधी हुई रचनाएं थी, लेकिन इस काल के कवियों ने जो हमारे प्राचीन छंद हैं, दोहा है, चौपाई है,
रोला है, सवैया है, कुंडलिया है के साथ साथ संस्कृत के वृणवृत्तों का भी प्रयोग जो है करना प्रारंभ कर दिया। यानी जो हमारे पहले से चले आ रहे थे उन दोहों के स्थान पर, उन छंदों के स्थान पर इन्होंने क्या किया, संस्कृत के वृणवृत्तों का प्रयोग भी करना प्रारंभ कर दिया, जिनके नाम इस प्रकार से हैं: हरि गीतिका, उपेंद्र वज्रा, इंद्र वज्रा, शार्दूल विक्रीडित, ताटक आदि छंदों का प्रयोग भी इस काल में होने लगा। एक बार से संस्कृत के जो वृणवृत्त हैं उनको हम दोहराते हैं: हरि गीतिका, उपेंद्र वज्रा, इंद्र वज्रा, शार्दूल विक्रीडित, ताटक आदि छंदों का प्रयोग भी इस काल के कवियों ने प्रारंभ कर दिया था, प्रयोग करना प्रारंभ कर दिया था। अब हमने द्विवेदी काल की जो मुख्य 9-10 विशेषताएं हैं उनका विश्लेषण करने के बाद अब हमें ये देखना है कि द्विवेदी काल की जो ये प्रवृत्तियाँ थी उनसे हिंदी साहित्य को क्या लाभ हुआ, हिंदी साहित्य में द्विवेदी युग का क्या स्थान है, क्या महत्व है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। हिंदी कविता को प्राचीन रूढ़िबद्धता से पृथक करने में इस युग के कवियों का विशेष योगदान। यहाँ कहने का तात्पर्य क्या है, जो कविता की परिपाटी प्राचीन काल से चली आ रही थी, जो रूढ़ियों से बंधी हुई थी, उससे अलग करने का, पृथक कहते हैं अलग करने का प्रयास इस युग के कवियों ने किया और वे इस कार्य को करने में सफल हुए। यानी रूढ़िबद्धता से अलग करने के लिए कवियों का जो प्रयास था उसका विशेष योगदान है। काव्य भाषा के रूप में खड़ी बोली को प्रतिष्ठित किया गया। यानी पहले ब्रिज भाषा के अंदर जो काव्य रचा जाता था उसका स्थान किसने ले लिया, खड़ी बोली हिंदी ने। गद्य क्षेत्र में भाषा का परिष्कार कर, गद्य क्षेत्र यानी जो नाटक, कहानी, उपन्यास आदि लिखे जाते थे उसके अंदर भी भाषा का परिष्कार करके यानी भाषा में सुधार करके उसे व्याकरण सम्मत बनाया गया। व्याकरण सम्मत, व्याकरण की दृष्टि से उसको शुद्ध किया गया, ठीक किया गया। हिंदी कविता को श्रृंगारिकता से, राष्ट्रीय जड़ता से, प्रगति और रूढ़िवादिता से स्वच्छंदतावाद की ओर ले जाने में इस काल के कवियों का विशेष महत्वपूर्ण योगदान। यानी जो श्रृंगारिकता कविता के अंदर पहले से चली आ रही थी, जड़ीय राष्ट्रीय था, जो राजा महाराजाओं का यशोगान गाने की प्रवृत्ति थी, और क्या था, जो रूढ़िवादिता थी, उनसे ध्यान हटा करके स्वच्छंदतावाद की ओर ले जाने का श्रेय इन कवियों को दिया जाता है। इसके बाद आता है कि द्विवेदी काल के अंदर कौन कौन सी जो बड़ी उपलब्धियां हमें प्राप्त हुई, यानी उस काल की कौन सी जो रचनाएं थी जिनके कारण इस काल का विशेष महत्व बढ़ जाता है, उसके बारे में भी हम विचार कर लेते हैं। साकेत जो महाकाव्य है मैथिली शरणगुप्त द्वारा कृत है। यानी साकेत महाकाव्य की रचना राष्ट्रीय काव्यधारा के कवि मैथिली शरणगुप्त जी ने की। इसी प्रकार से प्रिय प्रवास जो काव्य रचना है उसको रचने वाले या उसके रचयिता हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। ये जो महाकाव्य है उनकी रचना से भी इस काल को विशेष ख्याति प्राप्त हुई। इनके बाद आते हैं जगन्नाथ दास रत्नाकर कृति जो रचना है उद्धव शतक भी इस युग की एक महत्वपूर्ण काव्य कृति मानी जाती है। यानी संक्षेप में प्यारे विद्यार्थियों, हमें इस काल की कौन कौन सी ख्याति प्राप्त रचनाएं प्राप्त होती हैं। एक तो जो साकेत महाकाव्य मैथिली शरणगुप्त का, प्रिय प्रवास जो खड़ी बोली का पहला महाकाव्य है जिसके रचयिता हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, और जगन्नाथ दास रत्नाकर कृत
जो उद्धव शतक है वह भी इस युग की महत्वपूर्ण देन जो है साहित्य को है। इस प्रकार से द्विवेदी काल की जो विशेषताएं थी, चाहे वो राष्ट्रीय प्रेम की भावना है, इतिवृत्तात्मकता है, नैतिक मूल्यों या नैतिकता एवं आदर्शवाद की है, प्रकृति चित्रण की है, सामाजिक समस्याओं का चित्रण है, और इसके साथ जो अनुदित रचनाओं का प्रचलन जो है इस काल के कवियों के द्वारा साहित्य को दिया गया। दूसरी ओर क्या है कि खंड काव्य लिखने की परंपरा भी इस काल का विशेष योगदान है। काव्य भाषा में क्या किया हमने, ब्रिज भाषा के स्थान पर खड़ी बोली हिंदी का प्रयोग करने लगे। छंदों में क्या परिवर्तन किया हमने कि जो हमारे प्राचीन छंद थे, जो काफ़ी समय से चले आ रहे थे, उनके स्थान पर हमने संस्कृत के वर्ण वृत्तों का प्रयोग करना प्रारंभ कर दिया। जैसे इसमें इंद्र वज्रा, उपेंद्र वज्रा, शार्दूल, विक्रीडित, तांटक आदि छंदों का प्रयोग प्रचुर मात्रा में होने लगा था। अब प्रिय विद्यार्थियों, भारतेंदु युग के बाद जो द्विवेदी काल है उसका जो साहित्य है कि ये कब प्रारंभ हुआ, इस काल का श्री गणेश किन सामाजिक बुराइयों के मध्य नज़र रखते हुए किया गया, किस प्रकार से लोगों के अंदर राष्ट्रीय प्रेम की भावना का बिगुल बजाया गया या उनके जनमानस में राष्ट्रीय चेतना के विचार उत्पन्न किए गए, समाज की जो विकृतियां हैं उनको दूर करने का प्रयास किया गया, काव्य के अंदर जो नए रूप आए हैं, खंड काव्य या प्रगीत मुक्तकों का जो प्रचलन इस काल में हुआ है, आदि बहुत सारी विशेषताओं के कारण हिंदी साहित्य में द्विवेदी काल जो अल्प समय के लिए ही रहा, अल्प समय मतलब थोड़े समय के लिए, यानी 1900 से लेकर के 1920 ईस्वी तक के काल को जो हम द्विवेदी काल के नाम से जानते हैं, उन्होंने साहित्य में, हिंदी साहित्य जगत में अपनी अनूठी पहचान बना ली। और इस प्रकार से भारतेंदु का जो समीक्षात्मक प्रश्नों का सिलसिला है वो यहाँ ख़त्म हो जाता है। और इसके बाद इसके साथ जो एक छोटी सी राष्ट्रीय काव्य धारा जुड़ी हुई है, एक स्वच्छंदतावादी काव्य धारा भी थोड़े से समय के लिए साहित्य से या द्विवेदी काल के तुरंत बाद ही आती है, उनके ऊपर भी मैंने एक एक वक्तव्य तैयार किया है, जिसको इनके बाद मैं अभी प्रस्तुत करने वाली हूँ। और उसके बाद आपका एक ही या 2 लेक्चर और बचेंगे, उसके अंतर्गत मैं आपको द्विवेदी काल के जो अति लघुत्रात्मक प्रश्न हैं, जो मुख्य हैं, विशेष हैं, जो काव्य की पंक्तियाँ विशेष हैं, जो रचनाएं हैं, उन पर आधारित जल्द ही एक व्याख्यान माला प्रस्तुत करने वाली हूँ। आप सभी से मेरा आग्रह है कि मैं इस वीडियो समेत लगभग 30-32 वीडियो जो है यूट्यूब पर अपलोड कर चुकी हूँ। जिन विद्यार्थियों को पहले पता नहीं चला वो डॉक्टर सुशीला आर्य का यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को प्रेस करें। उसके बाद जैसे ही मैं नया कोई भी वीडियो अपलोड करूँगी तुरंत उसकी जानकारी आपको मिल जाएगी। और मैं आपको आश्वासन दिलाती हूँ, विश्वास दिलाती हूँ कि जल्द से जल्द आपका जो नेट का है, जेआरएफ का है, यूपीएससी का है, या आपका केंद्रीय विद्यालयों का या पीजीटी, टीजीटी का जो भी पाठ्यक्रम है, उसको बहुत जल्दी आपके लिए यूट्यूब पर प्रस्तुत करने वाली हूँ। धन्यवाद। और अब आपकी वही जो पुरानी 2 लाइनें चली आ रही हैं, घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद। प्रिय विद्यार्थियों, राष्ट्रीय काव्य धारा के प्रमुख कवियों के ऊपर आज का मेरा वक्तव्य है।
आप भारतेंदु काल को काफ़ी समय से पढ़ते सुनते आ रहे हो, उसी पर आधारित यानी राष्ट्रीय काव्यधारा है। उनके जो प्रमुख कवि हैं उनके विषय में आज हम विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। राष्ट्रीय काव्यधारा में सर्वप्रथम हम लेते हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। अब कई बार क्या होता है कि हरिऔध नाम दे दिया जाता है और आपसे उनका कवि का पूरा नाम पूछा जाता है, इसलिए मेरा आपसे आग्रह है कि आप हरिऔध को नहीं बल्कि उनका जो पूरा नाम है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध उसको याद करें। इसके बाद ही इसके साथ इनका जन्म और मृत्यु होती है। वह भी जब भी आप किसी कवि लेखक का परिचय प्राप्त करते हो तो ऊपर ही होती है। और आजकल एक ऐसा प्रचलन शुरू है परीक्षा में कि कई बार कवियों की जन्मतिथि पूछ ली जाती है और कई बार उनका मृत्यु का साल। इसलिए आपको मैं बताना चाहती हूँ कि प्रत्येक कवि के बारे में जानकारी लेते समय आप इन बातों का विशेष ध्यान रखें। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी का जन्म सन 1865 ईस्वी में हुआ और इनका स्वर्गवास जो है 1947 ईस्वी के अंतर्गत हुआ। अब इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं और उनका जो रचना काल है, रचना वर्ष है, प्रकाशन वर्ष है, उनके बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त करते हैं। इनकी सर्वप्रथम प्रसिद्ध रचना है प्रिय प्रवास सन 1914 ईस्वी। इनकी दूसरी रचना है पद्य प्रसून सन 1925 ईस्वी। तीसरी रचना है चुभते चौपते सन 1932 ईस्वी। और चौथी रचना है चोखे चौपदे सन 1932 ईस्वी। चोखे चौपदे सन 1932 ईस्वी। रस कलश इनकी रचना है 1940 ईस्वी में। वैदेही वनवास सन 1940 ईस्वी। यानी रस कलश और वैदेही वनवास रचना जो है इनकी एक ही साल में प्रकाशित हुई है। अब आपको मैं यहाँ एक बात बताना चाहती हूँ कि चुभते चौपते और चोखे चौपदे ये नाम आपने आधुनिक काल पूरा पढ़ लिया है, कहीं नहीं आता। द्विवेदी काल के कवियों के अंतर्गत अयोध्या सिंह उपाध्याय के अंदर ही आता है, तो इनकी एक विशेष पहचान भी आपको हो जानी चाहिए। नेक्स्ट आते हैं राय देवी प्रसाद पूर्ण। इनका जन्म 1868 ईस्वी और इनका देहावसान हुआ 1915 ईस्वी। इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं स्वदेशी कुंडल सन 1910 ईस्वी। मृत्युंजय सन 1904 ईस्वी। राम रावण विरोध सन 1906 ईस्वी। बसंत वियोग सन 1912 ईस्वी। इसके बाद आते हैं रामचरित उपाध्याय। इनका जन्म है सन 1872 ईस्वी और इनका स्वर्गवास है सन 1938 ईस्वी। इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं राष्ट्र भारती, देवदूत, देवसभा, विचित्र विवाह और पांचवी रचना है रामचरित चिंतामणि। छठी रचना है सुक्ति मुक्तावली। नेक्स्ट कवि आते हैं चौथे नंबर पर गया प्रसाद शुक्ल सनेही। सनेही जी का जन्म सन 1883 ईस्वी में हुआ और इनका निधन जो है 1972 ईस्वी में। निधन कब हुआ? 1972 ईस्वी में। अब सनेही जी की जो प्रमुख रचनाएं हैं उनके नाम इस प्रकार से हैं कृषक कुंदन, प्रेम पचीसी, राष्ट्रीय वीणा, त्रिशूल इनकी काफ़ी चर्चित रचना है।
तरंग, तरंग। और इनकी लास्ट रचना है करुणा कादंबरी, करुणा कादंबरी। 5वें नंबर पर इसी काव्य धारा के जो कवि हैं राम नरेश त्रिपाठी जी, राम नरेश त्रिपाठी जी। राम नरेश त्रिपाठी जी का जन्म सन 1889 ईस्वी में हुआ और इनका देहावसान जो है सन 1962 ईस्वी में, सन 1962 ईस्वी। राम नरेश त्रिपाठी जी की जो प्रसिद्ध रचनाएं हैं उनके नाम इस प्रकार से हैं। इनकी जो काफ़ी विख्यात रचना है मिलन, मिलन का संपादन जो है उन्होंने सन 1917 ईस्वी में किया। दूसरी है पथिक, 1920 ईस्वी। पथिक रचना भी उनकी 1920 में ही प्रकाशित हो गई। मानसी 1927 ईस्वी। स्वपन 1929 ईस्वी। स्वपन कौन से काल में प्रकाशित हुई? 1929 ईस्वी। नेक्स्ट राष्ट्रीय काव्य धारा की जो आत्मा मानी जाती है वे हैं माखनलाल चतुर्वेदी। माखनलाल चतुर्वेदी जो हैं राष्ट्रीय काव्य धारा के प्राण हैं, आत्मा है। इनका जन्म 1889 ईस्वी में हुआ और इनका जो निधन है 1968 ईस्वी में हुआ। इनकी जो प्रसिद्ध रचनाएं हैं हिम किरीटिनी, हिम तरंगिणी, युग चरण, समर्पण, माता। हिम किरीटिनी, हिम तरंगिणी, युग चारण, समर्पण, माता। अब जो हिम किरीटिनी और हिम तरंगिणी रचना है ये नाम भी आपको और कहीं भी नहीं मिलेंगे। नेक्स्ट आते हैं सियाराम शरण गुप्त। सियाराम शरण गुप्त। सियाराम शरण गुप्त का जन्म सन 1895 ईस्वी में हुआ और इनका निधन 1963 ईस्वी के अंतर्गत। अब इनकी भी जो प्रसिद्ध रचनाएं हैं मौर्य विजय, मौर्य विजय, अनाथ, दुर्वादल। दुर्वादल इनकी विशेष चर्चित रचना है। विषाद, आद्रा, पाथे, मृण्मयी, बापू। अब इनकी रचनाओं को एक बार फिर रिपीट करते हैं। मौर्य विजय, अनाथ, दुर्वादल, विषाद, आद्रा, पाथे, मृण्मयी, बापू। अब 8वें नंबर पर आते हैं बालकृष्ण शर्मा नवीन। बालकृष्ण शर्मा नवीन। इनका जन्म जो है सन 1897 ईस्वी में हुआ। सन 1897 ईस्वी में इनका जन्म हुआ और इनका निधन हुआ सन 1960 ईस्वी में, सन 1960 ईस्वी में। इनकी जो रचनाएं हैं कुमकुम, कुमकुम इनकी प्रकाशित हुई 1939 ईस्वी में। दूसरी इनकी प्रसिद्ध रचना उर्मिला, उर्मिला 1975 ईस्वी। उर्मिला इनकी काफ़ी चर्चित रचना है। तीसरे नंबर पर है इनकी अपलक, अपलक। चौथे नंबर पर रश्मि रेखा, रश्मि रेखा। 5वें नंबर पर आती कवासी। कवासी रचना के भी काफ़ी चर्चे जो है साहित्य में होते हैं। नेक्स्ट है हम विश्व पाई जन्म के, हम विश्व पाई जन्म के। और इनकी अंतिम रचना है विनोबा सत्वन, विनोबा सत्वन। अब आपका इस काव्य धारा के अंदर 9वें नंबर पर आती हैं राष्ट्रीय काव्य धारा की कवित्री सुभद्रा कुमारी चौहान, सुभद्रा कुमारी चौहान। इनका जन्म जो है 1905 ईस्वी में हुआ। इनका जन्म कब हुआ? 1905 ईस्वी के अंदर हुआ और इनकी मृत्यु जो है 1948 में, यानी देश आज़ाद होने के 1 साल के बाद ही इनकी मृत्यु हो गई। प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ भी आपको मैं बताना चाहूँगी कि राष्ट्रीय काव्य धारा में बाकी सब कवि हैं, कवयित्री सिर्फ एक ही है। कौन है? सुभद्रा कुमारी चौहान। और इनकी रचनाएं ज़्यादा नहीं, इनकी 2 रचनाएं हैं, त्रिधारा, त्रिधारा और दूसरी मुकुल। इनका जो काव्य संग्रह है, दोनों ही इनके काव्य संग्रह हैं। इस काव्य धारा के अंतर्गत जो नेक्स्ट आते हैं लास्ट कवि हैं जगन्नाथ प्रसाद मिलिंद।
जगन्नाथ दास प्रसाद मिलिंद, और इनका जन्म हुआ है सन 1907 ईस्वी में। इनका जन्म कब हुआ? 1907 ईस्वी में, और इनकी मृत्यु हुई है 1986 ईस्वी में। अब तक जितने भी आपने कवि पढ़े थे उनमें सबसे लेट मरने वालों में जगन्नाथ दास मिलिंद जी का ही नाम आता है। तो इस प्रश्न को आपसे पूछा जा सकता है कि राष्ट्रीय काव्य धारा में लंबे समय तक कौन सा कवि जीवित रहा? तो आपका सीधा साधा जवाब है जगन्नाथ दास प्रसाद मिलिंद। इसके बाद इनकी जो रचना एक ही है, जीवन संगीत। इनकी कौन सी रचना है? जीवन संगीत। इसके बाद कालक्रम के अनुसार नेक्स्ट कवि आते हैं 10वें नंबर पर इनके रामधारी सिंह दिनकर। इन कवियों को मैं जन्म के क्रम से लिख रही हूँ, इसलिए रामधारी सिंह दिनकर का जन्म जो है 1908 में हुआ और इनका देहावसान या मृत्यु सन 1974 ईस्वी में। हिंदी साहित्य में वैदिक काल का संवर्धन करने में तो इनका विशेष योगदान है ही, राष्ट्रीय काव्य धारा को आगे बढ़ाने में भी इनका जो है बहुत योगदान रहा है। इनकी जो काफ़ी चर्चित रचनाएं हैं, इनकी जो रचनाओं का विवरण इस प्रकार से है: रेणुका, प्रणभंग, हुंकार, रसवंती, कुरुक्षेत्र, परशुराम की प्रतीक्षा, रश्मि रथी, उर्वशी, नीलकुसुम, कोयल और कवित्व, मृति तिलक, हारे को हरिनाम। अब इनमें से रेणुका, हुंकार, कुरुक्षेत्र, रश्मि रथी, उर्वशी आदि जो रचनाएं हैं इनकी साहित्य में काफ़ी चर्चित हैं, काफ़ी विख्यात हैं। अब रामधारी सिंह दिनकर ने दो तरह की रचनाएं लिखी थी, एक मौलिक रचनाएं और दूसरी अनुदित रचनाएं। जो इनकी काव्य की रचनाएं जो मैंने अभी पहले आपको बताया है, रेणुका, हुंकार, रसवंती, परशुराम की प्रतीक्षा, कुरुक्षेत्र, रश्मि रथी, उर्वशी, नीलकुसुम, हारे को हरिनाम इनकी मौलिक रचनाएं थी। इसके बाद आती है इनकी अनुदित काव्य रचनाएं। आपको ये पता है कि भारतेंदु काल से ही साहित्य में एक नई परिपाटी का प्रचलन शुरू हो गया था, अनुदित रचनाएं। तो रामधारी सिंह दिनकर ने जो अनुदित काव्य रचनाएं की हैं उनमें है आत्मा की आँखें। आत्मा की आँखें D.H. लॉरेंस की 70 कविताओं का अनुवाद है, यानी D.H. लॉरेंस एक इंग्लिश पोइट हैं, उनकी 70 कविताओं का इन्होंने आत्मा की आँखें नाम से अनुवाद किया। दूसरी है शिपी और शंख। शिपी और शंख ये इनकी काव्यगत रचनाएं थी, पोइट्री की रचनाएं थी। अब इनकी जो गद्य रचनाएं हैं, जो उपन्यास है, निबंध है, नाटक है, इस प्रकार की रचनाएं हैं, उनमें संस्कृति के 4 अध्याय, ये इनकी विश्व प्रसिद्ध रचना है। शुद्ध कविता की खोज, शुद्ध कविता की खोज, विवाह की समस्याएं, और चौथी है दिनकर की डायरी। 12वें नंबर पर आपके कवि आते हैं सोहनलाल द्विवेदी। इनका जन्म सन 1905 ईस्वी में हुआ। रचनाएं हैं इनकी भैरवी, वासवदत्ता, कुणाल, चित्रा, प्रभाती, युगधारा, पूजा गीत। इनकी जो प्रसिद्ध रचना है चित्रा, प्रभाती, युगधारा, पूजा गीत। इसके बाद आते हैं श्याम नारायण पांडे। इनकी जो रचना 2 ही हैं, हल्दी घाटी और दूसरा जोहर। हल्दी घाटी और दूसरी रचना है जोहर। इस प्रकार से प्रिय विद्यार्थियों, हमने राष्ट्रीय काव्य धारा के जो प्रमुख कवि थे और उनकी जो प्रमुख कृतियाँ थी, रचनाएं थी, उनके बारे में विस्तृत रूप से जानकारी प्राप्त की। अब व्याख्यान माला की श्रृंखला में जो हमारा राष्ट्रीय काव्य धारा पर आधारित जो मेरा वक्तव्य था उसको मैं अब विराम देती हूँ, क्योंकि ये एक छोटी सी काव्य धारा ही वैदिक काल के बाद साहित्य के अंदर आई है। और
इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना वक्तव्य को विराम देती हूँ। जो विद्यार्थी मेरी पहले की वीडियो नहीं देख पाए या उन्होंने मेरे चैनल का बाद में पता चला है, वे सभी विद्यार्थी यूट्यूब पर जाएं। डॉक्टर सुशीला आर्या का जो चैनल है उसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को प्रेस करें और उसके बाद आपके पास ऑटोमेटिकली जितनी भी वीडियो मैं अपलोड करूँगी आपके पास पहुँच जाएंगी। और मैं ऐसी निष्ठा रखती हूँ, ऐसा विश्वास रखती हूँ कि ये जो वीडियोज़ हैं आपके नेट JRF या आपकी जो PG की परीक्षाएं हैं या कोई भी आपका जिसमें आपने हिंदी को ऑप्शन पेपर के रूप में ले रखा है, ऐच्छिक विषय के रूप में ले रखा है, आपकी परीक्षा में कारगर सिद्ध होंगी। ऐसे ही मैं भगवान से मंगल कामना करती हूँ। अब जो वैश्विक महामारी है उसके बारे में 2 लाइनें। घर पर रहिए और सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।